Jai Hind students, our today's topic is DNA replication. As previous class में हम लोगों ने समझा था DNA replication किस तरीके से होता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ DNA replication। फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि रेप्लिकेशन इज़ अ ऑटो कैटालिटिक प्रोसेस। जी हाँ, DNA replication क्या है? एक ऑटो कैटालिटिक प्रोसेस है। DNA रेप्लिकेशन के बारे में आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि DNA रेप्लिकेशन स्टूडेंट्स क्या है? इट इज़ अ सिंथेसिस ऑफ न्यू DNA फ्रॉम द पेरेंटल DNA। न्यू DNA कौन सा है? डॉटर स्ट्रैंड। मैं इसे नोट डाउन नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों ने अगर नहीं नोट किया है तो प्रीवियस वीडियो से नोट कर लें। तो DNA रेप्लिकेशन सिंथेसिस ऑफ न्यू DNA, जो नए DNA का फॉर्मेशन हो रहा है, उस नए DNA के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस कहाँ पर हो रही है स्टूडेंट्स? एस फेज ऑफ द सेल साइकिल हो रही है। कहाँ पर हो रही है स्टूडेंट्स? एस फेज ऑफ सेल साइकिल। कहाँ पर हो रही है स्टूडेंट्स? सेल साइकिल की एस फेज पर हो रही है। क्लियर? आपने पढ़ा था क्लास 11th में सेल डिवीज़न में इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज में G1, S, G2 और M फेजेस थी। वहाँ पर S फेज़ में DNA की सिंथेसिस होती है, देन फर्दर M फेज़ में सेल का डिवीज़न होता है। स्टूडेंट, ये जो DNA रेप्लिकेशन की प्रोसेस है, यानी कि जो सिंथेसिस ऑफ DNA है, ये किस तरीके से होती है? सेमी कंजर्वेटिव होती है। कैसी होती है स्टूडेंट्स? ये सेमी कंजर्वेटिव होती है। कैसी होती है स्टूडेंट्स? सेमी कंजर्वेटिव होती है। ये बात हम लोगों को किसने बताई थी? मेसेल्सन एंड स्टेहल ने, जिन्होंने हैवी नाइट्रोजन को यूज़ किया था और हमें पता चला उनके एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि DNA रेप्लिकेशन का जो तरीका है वो कैसा है? सेमी कंजर्वेटिव है। स्टूडेंट्स, DNA रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है, जो सिंथेसिस ऑफ DNA है, ये कैसे होती है? इट इज़ अ ऑटो कैटालिटिक प्रोसेस। कैसी है स्टूडेंट्स? इट इज़ अ ऑटो कैटालिटिक प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाई ऑटो कैटालिटिक प्रोसेस? स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही होगी कि सर ये ऑटो कैटालिटिक प्रोसेस का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने बताया था कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वहाँ पर आपने समझा था ये सपोज हमारा एक DNA है। इस DNA से स्टूडेंट क्या बनेगा? एक mRNA बनेगा। इस mRNA से फर्दर स्टूडेंट क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगी। क्लियर? तो ये जो DNA से mRNA बनना है, इस प्रोसेस को आप क्या बोलते थे? ट्रांसक्रिप्शन। The process of synthesis of mRNA from DNA is called what? Transcription. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। While the synthesis of protein from the mRNA is called translation. Is called translation. स्टूडेंट, कंसेप्ट नोट डाउन करिएगा। देखिए, ध्यान से समझिए, DNA से mRNA का बनना, DNA से mRNA का बनना, ये कैसी प्रोसेस है? इट इज़ अ हेट्रोकैटालिटिक प्रोसेस। जी हाँ, ये कैसी प्रोसेस है? ट्रांसक्रिप्शन एक तरीके की हेट्रोकैटालिटिक प्रोसेस है। हेट्रोकैटालिटिक प्रोसेस है। सर, आप तो DNA रेप्लिकेशन बता रहे थे, ये क्यों बता रहे हैं? स्टूडेंट्स, इंटरलिंक हैं चीज़ें, ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ। ट्रांसक्रिप्शन कैसी प्रोसेस है? हेट्रोकैटालिटिक प्रोसेस है। हेट्रोकैटालिटिक प्रोसेस अपन इसे क्यों बोल रहे हैं? ध्यान से समझिए कि इस DNA से mRNA बन रहा है, यानी कि RNA की सिंथेसिस कहाँ से हो रही है? फ्रॉम द अदर मॉलिक्यूल। अदर मॉलिक्यूल, वो अदर मॉलिक्यूल, डिफरेंट मॉलिक्यूल यहाँ पर कौन सा है? DNA। क्लियर? जबकि DNA रेप्लिकेशन में आप देखते हो कि DNA रेप्लिकेशन में सपोज ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं, 5 प्राइम है, ये हमारा 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है, ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होंगे। ये किसका स्ट्रक्चर बना दिया है मैंने? DNA का। किसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है? DNA का। ये किसका स्ट्रक्चर बनाया है स्टूडेंट्स? mRNA का। किसका स्ट्रक्चर बनाया है? mRNA का। और ये किसका स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स? प्रोटीन का। ध्यान से समझें आप कि ये जो DNA से mRNA बन रहा है, यानी कि ये हेट्रोकैटालिटिक इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज द सिंथेसिस इज अकरिंग फ्रॉम द डिफरेंट मॉलिक्यूल। वो डिफरेंट मॉलिक्यूल mRNA को बनाने वाला कौन सा है? DNA। बट DNA के केस में दोनों स्ट्रैंड्स आपस में इस तरीके से सेपरेट हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स इनके बीच में ब्रेक हो जाएंगी और यहाँ पर एक न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA इस तरीके से सिंथेसाइज हो जाएगा। क्लियर? आप समझ पा रहे होंगे इस तरीके से।
क्लियर। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, बट एमआरएनए का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, डीएनए से। क्लियर। तो ध्यान से सुनिए, डीएनए रेप्लिकेशन ऑटो कैटालिटिक प्रोसेस इसलिए है, ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ मीन्स जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो कहाँ से होगा, अपने सेल्फ से होगा, खुद से होगा। इसके लिए किसी अदर टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन द mRNA strand is synthesized from the DNA, while DNA, new DNA is synthesized from the older DNA or you can say parental DNA। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका, आपको ये समझ में आया कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसी प्रोसेस है, ऑटो कैटालिटिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है स्टूडेंट्स, ऑटो कैटालिटिक प्रोसेस है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि रेप्लिकेशन की प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी, टेल मी, होगी या नहीं होगी, ऑब्वियसली होगी। कैसे पता आपको, आपने पढ़ा है, आपको कंसेप्ट पता है, मेटाबॉलिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ समथिंग, मतलब कि किसी भी बिगर थिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि सिंथेसिस हो रही है। किसी भी चीज़ की आप अगर सिंथेसिस करते हो तो वहाँ पर आपको क्या देना होता है, एनर्जी। तो आपको ये याद रखना है, डीएनए रेप्लिकेशन is a enzyme mediated, DNA replication is a enzyme mediated स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर एंजाइम मीडिएटेड क्यों लिखा, बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस में बहुत सारे सेवरल डजन्स ऑफ द एंजाइम्स यूज होंगे, सो इट इज़ कॉल्ड एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस। क्लियर। एंजाइम मीडिएटेड एंड एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस, enzyme mediated and energy required process, energy required process। स्टूडेंट समझ में आ रही हैं चीज़ें आपको? जी हाँ स्टूडेंट्स, जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये एंजाइम्स के थ्रू होता है। बहुत सारे एंजाइम्स यूज़ होते हैं, वो कौन से एंजाइम्स हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ इस पूरी की पूरी प्रोसेस में आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी किस फॉर्म में, ताकि ये जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनका एक्टिवेशन हो पाए। क्लियर। फॉर द एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में फास्फोराइलेज की हेल्प से। तो यहाँ पर आपने समझा कि डीएनए की रेप्लिकेशन की प्रोसेस कैसी है, एंजाइम मीडिएटेड है, और इस प्रोसेस में क्या रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की। तो वीडियो को अभी तक जो अपन ने पढ़ा है इसे मैं कंपाइल कर दूं, आप अपनी कॉपी पे नोट्स कैसे बनाओगे। सबसे पहले आप डीएनए रेप्लिकेशन की डिफिनीशन लिखोगे। डिफिनीशन में क्या लिखोगे, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम द पेरेंटल स्ट्रैंड इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच सिंथेसिस ऑफ डीएनए टेक प्लेस। क्लियर। अब बात आई कि ये प्रोसेस किसकी हेल्प से होगी, एंजाइम्स की हेल्प से होगी। जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। तो जब आप डिफिनीशन लिखेंगे तो वहीं पे आप एंजाइम्स का नाम भी लिख देंगे। द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। किस एंजाइम की हेल्प से होगी स्टूडेंट्स, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से। किस एंजाइम की हेल्प से स्टूडेंट्स, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, आपने रेप्लिकेशन की डिफिनीशन लिख दी, वहाँ पर आपने ये लिख दिया कि जो सिंथेसिस ऑफ डीएनए है वो किसकी हेल्प से होगा, डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से होगा। स्टूडेंट्स प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में कुछ डिफरेंसेस हैं एंजाइम के लेवल पर, बट आपके सिलेबस में, आपके नीट में जो क्वेश्चंस आने हैं वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स को ही ध्यान में रख करके आपको पढ़ाई करनी है। कुछ जो डिफरेंसेस हैं मेजर जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एंजाइम लेवल पर, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी क्लास आपको चीज़ें समझ में आएंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को एनिमेशन के थ्रू भी ये सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप क्लियरली इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को विजुअलाइज कर सकें। तो अभी तक आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया है डिफिनीशन ऑफ द डीएनए, और साथ साथ में एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम जो कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज। स्टूडेंट्स प्रोकैरियोट्स में कई सारे डीएनए पॉलीमरेजेस आते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम इन द प्रोकैरियोट्स इज डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। जी हाँ, कौन सा डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन को प्रोसीड करेगा, आगे ले जाएगा, वो कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज
थर्ड। तो आप अपनी कॉपी पे नोट किया, प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन इज मेनली कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। किसकी हेल्प से स्टूडेंट्स? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम की हेल्प से ये प्रोसेस प्रोसीड होगी। अब आपको यहीं पे नोट डाउन करना है नेक्स्ट स्टेप पे, व्हाट वाज द लोकेशन, व्हाट वाज द लोकेशन। तो आप अपनी कॉपी में नोट करोगे लोकेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को पता है प्रोकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पर होता है स्टूडेंट्स? साइटोप्लाज्म में। कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में। देन फिर इसके बाद में डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस कहाँ पर होती है? यूकैरियोट्स में। अगर हम बात करें लोकेशन की बात करें यूकैरियोट्स में, देन यू विल से व्हाट? इन द न्यूक्लियस एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट। न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी आई थिंक। क्लियर? अब इसके बाद में आप लोग समझेंगे, आइए हम सभी लोग समझते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म। क्या समझते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म। स्टूडेंट आज की मतलब मेरी क्लास का मोटिव सिंपल सा यही है कि इस रेप्लिकेशन की प्रोसेस को एकदम सिंप्लीफाइड किया जाए आपके लिए, ताकि आपको इस रेप्लिकेशन की प्रोसेस में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो ध्यान से समझें, ये सपोज अपना क्या है? डीएनए मॉलिक्यूल है। इट इज़ अवर डीएनए मॉलिक्यूल। अब आपको पता है जो डीएनए मॉलिक्यूल है कोई छोटा सा मॉलिक्यूल तो है नहीं, काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल है। यहाँ पर 5 प्राइम और यहाँ पर इस साइड में आप अपोजिट साइड में क्या ऑब्जर्व करोगे? 3 प्राइम। ऑब्वियसली डीएनए स्ट्रैंड कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा होगा? ये 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। सर ये 5 प्राइम और 3 प्राइम नहीं समझ में आ रहा हमें। 5 प्राइम का मतलब है 5th पोजीशन ऑफ द कार्बन। यहाँ पर 5th पोजीशन पर, कार्बन की 5th पोजीशन पर आपको क्या मिलेगा? फॉस्फेट ग्रुप। क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? फॉस्फेट ग्रुप। 3 प्राइम पर आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सिमिलरली यहाँ पर भी 3 प्राइम पे आपको क्या देखने को मिलेगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एंड 5 प्राइम पे आपको क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स? फॉस्फेट ग्रुप। गेटिंग माय पॉइंट? अब स्टूडेंट ध्यान से समझना, रेप्लिकेशन की प्रोसेस आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो यू विल फाइंड, जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की वाटसन, G8, ये जो हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे ये सारी बुक्स, लॉडिस, वहाँ पर ये फॉरेन ऑथर्स की कुछ बुक्स हैं जहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन आप पढ़ोगे जब आप MBBS परस्यू करोगे या फिर अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन करेंगे। अभी की क्लास में आपको उतना ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, बट हाँ कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। जैसे आपके मन में आना चाहिए कि सर डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस फास्ट होनी चाहिए या स्लो होनी चाहिए? ऑब्वियसली फास्ट होनी चाहिए। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन की। किसकी स्टूडेंट्स? प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन की। हम लोग क्या समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? मैकेनिज्म। क्या समझ रहे हैं? प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब आप लोग समझते होंगे, मैकेनिज्म मीन्स हाउ, कैसे। ये जो डीएनए से डीएनए बनना है वो कैसे बनेगा? बहुत सारे एंजाइम्स होंगे, एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है। तो सर वो कौन से एंजाइम्स होंगे जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को प्रोसीड करेंगे? तो पहला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस डीएनए में जो सिंथेसिस है डीएनए की वो कहाँ से स्टार्ट होगी? क्या किसी भी पॉइंट से स्टार्ट हो सकती है? जी नहीं, कुछ स्पेसिफिक कंसेंसस कंजर्व्ड सीक्वेंस होंगे। जी हाँ, क्या सुना आपने? कुछ स्पेसिफिक कंसेंसस कंजर्व्ड सीक्वेंस होंगे। वो कौन से सीक्वेंस हैं? 80 नाइट्रोजनस बेसिस के 3 रिपीट्स, 13 मर के 3 रिपीट्स। सर समझ में नहीं आया ये क्या है? सिर्फ आप इतना याद रखिए, डीएनए रेप्लिकेशन कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वहाँ से ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी उसे हम क्या बोलते हैं? ओरी। क्या बोलते हैं? ओरी। तो स्टूडेंट सपोज जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन का फेनोमेनन स्टार्ट होगा उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ओरी। तो यहाँ पर ओरी इज व्हाट? ORI। ओरी मीन्स व्हाट? ओरी इज द साइट ऑफ द साइट in which
synthesis of DNA, in which synthesis of DNA will start. स्टूडेंट, व्हाट वाज द ओरी? आपसे पूछा जाएगा मैच द फॉलोइंग्स में, तो आप क्या बताओगे? ओरी इज व्हाट? द साइट इन विच सिंथेसिस ऑफ डीएनए विल स्टार्ट। ओरी वो पोजीशन है, वो प्लेस है जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। क्लियर? तो सर ये जो ओरी है ये प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में होती है? जी स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे बात करूँ प्रोकैरियोट के डीएनए में और यूकैरियोट के डीएनए में, किसमें? यूकैरियोट के डीएनए में। प्रोकैरियोट का डीएनए यानी कि किसका डीएनए स्टूडेंट्स? इकोलाई का, यानी कि बैक्टीरिया का डीएनए। तो ये जो बैक्टीरिया है हमारा वो कौन सा है? इकोलाई। आपको पता है घर का है ये, काफ़ी एक्सपेरिमेंट इस पे हुए हैं इकोलाई पे। तो ये जो इकोलाई है इसमें कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं? 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर। कितने बेस पेयर स्टूडेंट्स? 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर आर फाउंड इन द इकोलाई। एनसीईआरटी में गिवन है ये इन्फॉर्मेशन, आपको याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें किसकी? यूकैरियोट्स की। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को पता है हम सभी क्या हैं? यूकैरियोट्स हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू, अभी आप आगे पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी? ह्यूमन बीइंग्स की। किसकी बात करें? ह्यूमन बीइंग्स की। ह्यूमन बीइंग्स में जो डीएनए का कंटेंट है वो कितना है? हैप्लॉइड केस में अगर हम बात करें तो क्या है? 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। अगर हम डिप्लॉइड कंटेंट की बात करें तो वो क्या है? 6.6 इंटू वाट? 10⁻9 बेस पेयर। स्टूडेंट, आप समझ पा रहे होगे बेस पेयर का मतलब क्या? एडेनिन, थाइमिन या फिर ग्वानिन, साइटोसिन। अब डीएनए की बात है तो आपको ऑब्वियसली पता है आरएनए, डीएनए के केस में थाइमिन होगा बट आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होगा। यू नो वेरी वेल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ इसके थ्रू, इतने सारे बेस पेयर हैं कहाँ पर? प्रोकैरियोट्स में। और 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर कहाँ पर प्रेजेंट है? यूकैरियोट्स में। क्लियर? तो आपको यहाँ से ये समझ में आ रहा होगा कि जो प्रोकैरियोट्स का डीएनए है वो क्या है? स्मॉल है, जबकि यूकैरियोट्स का जो डीएनए है वो कैसा है? लार्ज है कि नहीं है? और साथ साथ में प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए है वो कैसा है? सर्कुलर है। कैसा है? सर्कुलर है, स्मॉल है, सर्कुलर है। जबकि यूकैरियोट्स का डीएनए कैसा है? न्यूक्लियस का जो जीनोमिक डीएनए है वो लार्ज है और साथ साथ में लीनियर है। लार्ज है और लीनियर है। ये स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट और इनकरेक्ट फाइंड करने में काफ़ी हेल्प करेगी। क्लियर? सर, यहाँ से ये बातें हमें समझ में आई कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनका एग्जाम्पल इकोलाई होते हैं। इकोलाई में बेस पेयर्स कितने हैं? 4.6 इंटू 10⁻6 और इनका जो जीनोम है वो स्मॉल है और ये कैसे हैं? सर्कुलर हैं। जबकि यूकैरियोट्स कैसे हैं? लार्जर और लीनियर हैं। जो बेस पेयर्स हैं वो यहाँ पर कितने हैं? 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। बट सर हमारे ये बात नहीं समझ में आ रही कि ओरी से बताते हुए आप यहाँ पर क्यों आ गए? स्टूडेंट, ध्यान से समझना, ओरिजिन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में भी होगी और यूकैरियोट्स में भी होगी। होगी कि नहीं होगी? दोनों में होगी। बट द डिफरेंस, यहाँ पर एक डिफरेंस है। प्रोकैरियोट्स हैव सिंगल ओरिजिन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बट यूकैरियोट्स हैव मल्टीपल ओरिजिन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो आप कॉपी में नोट करेंगे, प्रोकैरियोट्स हैव सिंगल ओरी, हैव सिंगल ओरी, यानी कि सिंगल ओरिजिन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होगा कहाँ पर? प्रोकैरियोट्स में। बट यूकैरियोट्स हैव मल्टीपल, हैव व्हाट? मल्टीपल ओरी, हैव मल्टीपल ओरी। वहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होंगे? दे हैव अ मल्टीपल ओरी। तो आपको कंसेप्ट समझ में आया कि प्रोकैरियोट्स में स्टूडेंट्स सिंगल ओरी क्यों है? बिकॉज द साइज ऑफ द डीएनए इज स्मॉल। तो एक ही ओरी से डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा। बट यूकैरियोट्स में जो जीनोम का साइज है वो बड़ा है, इसलिए यहाँ पर कितनी ओरिजिन है? दे हैव द मल्टीपल ओरिजिन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। आई होप आपके कंसेप्ट यहाँ पर रॉक सॉलिड हो चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं।
एंजाइम्स के थ्रू इस पूरे फेनोमेनन को, इस पूरी प्रोसेस को कंपाइल करते हैं, फिर एनिमेशन के थ्रू इस पूरे फेनोमेनन को हम लोग ऑब्जर्व कर लेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डजन्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पर मैं आपसे कुछ 6 इम्पॉर्टेंट एंजाइम डिस्कस करूँगा। कितने स्टूडेंट्स? 6 इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स। जी, कितने इम्पॉर्टेंट एंजाइम डिस्कस करूँगा मैं आपसे? 6 इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स। जी हाँ, आप नोट डाउन मत करें, आप सिंपली समझते रहें कि जो एंजाइम्स आपको याद रखने हैं एग्ज़ाम पॉइंट से वो कितने होंगे? 6। क्लियर है? हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ 6 ही एंजाइम्स होंगे, जैसे बहुत सारे डिफरेंट रेप्लिकेटिव फैक्टर्स हैं। अब जैसे ओरी है, मैंने आपको बता दिया एक लाइन में ओरी ही होगी जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, लेकिन इस ओरी को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी डिफरेंट फैक्टर्स होंगे, डीएनए ए, डीएनए बी, सी, इस तरीके से डिफरेंट रेप्लिकेटिव फैक्टर्स आएंगे जो इनको रिकॉग्नाइज करेंगे, देन प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में आपको ये समझना है कि डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि जो सिंथेसिस ऑफ डीएनए है वो कैसे हो रही होगी। तो पहला काम क्या होना चाहिए कि ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इट शुड बी बिकम सिंगल स्ट्रैंडेड। ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसे कैसा होना चाहिए? सिंगल स्ट्रैंडेड। सर ऐसा क्यों? स्टूडेंट्स, ये जो डीएनए है, अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? टी। इन दोनों के बीच में इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सिमिलरली यहाँ पर साइटोसिन है तो यहाँ पर ग्वानिन होगा, और यहाँ पर इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसी तरीके से इस पूरे डीएनए में इसी तरीके से बेस पेयर प्रेजेंट होंगे। तो अगर हमें एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री थायमिन एक नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करना है तो पहले इस डीएनए को हमें सेपरेट करना होगा, अलग करना होगा, ब्रेक करना होगा, यानी कि इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा। आपको पता है एडेनिन थायमिन से कितनी बॉन्ड बनाते हैं स्टूडेंट्स? 2। कौन सी बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड्स के, अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होती है। लेकिन यहाँ पर ये जो पहला स्टेप क्या होगा, आपकी एनसीईआरटी में इसे इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया होगा। पहला स्टेप क्या होगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एक्टिवेशन। क्लियर? अब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को क्यों एक्टिवेट किया गया? ताकि ये नए न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर ऐड हो जाएं। क्लियर? इस ऐड करने से पहले आपको क्या करना होगा? दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करना होगा। तो स्टूडेंट्स, इन स्ट्रैंड्स को अलग करने का काम कौन से एंजाइम्स करेंगे? हेलिकेजेस। हेलिकेजेस को आपको इस तरीके से याद रखना है। हेलिकेजेस, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ हेलिकेजेस? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ, यू कैन से व्हाट, फॉर द सेपरेशन ऑफ स्ट्रैंड्स। ये क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे दोनों स्ट्रैंड्स को। क्लियर है? कैसे करेंगे? बाई ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप याद कैसे रखोगे? H से हेलिकेजेस, H से हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हेलिकेजेस क्या करेंगे स्टूडेंट्स? दे विल ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड। ये किसे ब्रेक करेंगे स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों ब्रेक कर रहे हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड को? टू बिकम सिंगल स्ट्रैंडेड, ताकि ये हमारे जो स्ट्रैंड हैं, ये जो एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विल बिकम सिंगल स्ट्रैंडेड, विल बिकम सिंगल स्ट्रैंडेड। स्टूडेंट, यहीं पे आपको मैं एक और कंसेप्ट बता दूं रेप्लिकेशन का। जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस चल रही होगी, आपको ऐसा लगेगा कि पूरा स्ट्रैंड पहले अलग हो जाएगा, फिर नए नए स्ट्रैंड आके जुड़ जाएंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर डीएनए का खुलना, नए न्यूक्लियोटाइड्स का जुड़ना, ये दोनों प्रोसेस सिमुल्टेनियसली एक साथ होती रहती हैं। ऐसा कतई नहीं होगा कि दोनों स्ट्रैंड पहले अलग हो गए फिर आकर के ऐड हो रहे हैं। जी नहीं, थोड़ा सा फ्रैगमेंट ओपन होगा, नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे, फिर इसी तरीके से प्रोसेस प्रोसीड करती जाएगी। क्लियर? तो ये प्रोसेस कैसे हो रही होगी? सबसे पहले हेलिकेजेस आएंगे। ये हेलिकेजेस इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे। जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे तो ऑब्वियसली जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इट विल बिकम द सिंगल स्ट्रैंडेड। सपोज यहाँ पर इस तरीके से आप मान लें, एज्यूम करें। क्लियर? ध्यान से समझें। ये यहाँ पर सपोज ये पॉइंट क्या था? यहाँ पर ओरी थी। क्लियर? तो यहाँ पर आकर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया।
हेलिकेजेस ने। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा टाइम लगेगा, एनिमेशन के लिए अभी 10 मिनट्स के बाद ही आएंगे अपन। तो यहाँ पर सिंपली आप ये समझ लें कि ये हमारा क्या है, डीएनए स्ट्रैंड है। क्लियर। अब इस डीएनए स्ट्रैंड में आपको क्या बात ध्यान देनी है कि ये सपोज साइट ऑफ ओरिजिन है, ये हमारा ओरी पॉइंट है जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। ये बबल्स कैसे फॉर्म हुआ, ये जो रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन हुआ वो कैसे हुआ, बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पर किसने ब्रेक की है, हेलिकेजेस ने। क्लियर। हेलिकेजेस क्या है, एक एंजाइम है जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड बनाता है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। क्लियर। अब ध्यान से समझना, अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गए तो हाइड्रोजन बॉन्ड किस डायरेक्शन में ब्रेक होगी, एक ये डायरेक्शन होगा और दूसरा ये डायरेक्शन। तो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस हमेशा कैसी होगी, बाई डायरेक्शनल होगी। कैसी होगी, बाई डायरेक्शनल होगी। बात समझ पा रहे हैं। अब यहीं से एक पॉइंट और समझिए, स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं, वो कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, हमेशा आपको याद रखना है जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी, जो हेलिकेजेस काम करेंगे वो इस डायरेक्शन में वर्क करेंगे। इस डायरेक्शन कहने का मतलब वो इस तरीके से मूव करते जाएंगे, यहाँ पर प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हुए चले जाएंगे। ये रेप्लिकेशन बबल इस तरीके से और बड़ा होता चला जाएगा। इमेजिन कर पा रहे हैं। इसी चीज़ को हम एनिमेशन के थ्रू भी समझेंगे। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लें कि इस तरीके से रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन हो जाता है ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड बाय द हेलिकेजेस। क्लियर। अब ये फेनोमेनन बाई डायरेक्शनल इस तरीके से मूव हो रहा होगा। अब यहाँ पर आप देखें, अब जिस तरीके से कोई भी इलेक्ट्रिक वायर है, इसे इस तरीके से ओपन करते जाओगे तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक वायर है, एज्यूम करें ये क्या है, इलेक्ट्रिक वायर है। इस इलेक्ट्रिक वायर को एक तरफ से आप दोनों तरफ से मैं इस तरीके से खींचता हुआ चला जाऊं तो ये खुलेगा, तो खुलेगा, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं एक टॉर्सन क्रिएट होता जाएगा। इस टॉर्सन को रिमूव करने का काम कौन करेगा, टोपो आइसोमरेज। कौन करेगा स्टूडेंट्स, टोपो आइसोमरेज। क्लियर। तो टोपो आइसोमरेज का काम क्या है, टू रिमूव द सुपर कॉइलिंग। टू रिमूव द सुपर कॉइलिंग। सर सुपर कॉइलिंग क्या है, नहीं समझ में आया। स्टूडेंट जैसे ही आप किसी वायर को इस तरीके से, डीएनए को एज्यूम करो ये वायर है, इस वायर को इस तरीके से आप ओपन करते हुए चले जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक टॉर्सन क्रिएट होगा, एक सुपर कॉइलिंग रिलीज होगी। इस सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने का काम कौन करेगा, टोपो आइसोमरेज। स्टूडेंट याद रखना है आपको, क्या याद कर रखना है कि डीएनए गायरेज किस केस में इसे हम बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स के केस में। किसके केस में स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोट्स के केस में। क्लियर। और यूकैरियोट्स के केस में हम इसे क्या बोलते हैं, टोपो आइसोमरेज। क्या बोलते हैं इसे, टोपो आइसोमरेज। तो आपको याद क्या रखना है स्टूडेंट, आपको याद रखना है जो टोपो आइसोमरेज हैं ये किस में काम करेंगे, ह्यूमन बींग्स में, यानी कि यूकैरियोट्स में। कहाँ पर, यूकैरियोट्स में। डीएनए गायरेज और टोपो आइसोमरेज दोनों का फंक्शन क्या है, टू रिमूव द सुपर कॉइलिंग। टू रिमूव द सुपर कॉइलिंग लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। डीएनए गायरेज और टोपो आइसोमरेज दोनों क्या करेंगे, ये रिमूव करेंगे सुपर कॉइलिंग को, ये रिमूव करेंगे टॉर्सन को जो क्रिएट हो रहा होगा ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड्स। बात समझ में आ गई। तो डीएनए गायरेज कहाँ पर, प्रोकैरियोट्स में क्या कर रहा है, टॉर्सन को रिमूव कर रहा है। यूकैरियोट्स में क्या डीएनए गायरेज होता है, जी नहीं। कौन सा एंजाइम होता है, टोपो आइसोमरेज। क्या करता है, टॉर्सन को रिमूव करता है, यानी कि सुपर कॉइलिंग को रिमूव करता है। यहाँ तक कंसेप्ट आपके रॉक सॉलिड है। अब स्टूडेंट आप एज्यूम करिए कि इस तरीके से ये ओपन होते चले जाएंगे। क्लियर। तो आपने दो एंजाइम समझ लिए, हेलिकेजेस एंड टोपो आइसोमरेजेस। इसे हम एक ही एंजाइम कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि टोपो आइसोमरेज सुपर कॉइलिंग को रिमूव कर रहा है यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में सुपर कॉइलिंग को कौन रिमूव कर रहा है, डीएनए गायरेज। तो कहीं ना कहीं सुपर कॉइलिंग के लिए एक ही एंजाइम अपन बोल सकते हैं। हाँ, ऑर्गेनिज्म में अलग अलग है। क्लियर है स्टूडेंट। अब आप ये बताओ, सपोज ये दोनों स्ट्रैंड आपस में अलग अलग हो गए, ये दोनों स्ट्रैंड एज्यूम करें आपस में अलग अलग हो गए। अब यहाँ पर ये एडेनिन है और यहाँ पर क्या है, थायमिन है। अब ये एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ भी तो सकता है, फिर से इनमें फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो तो सकता है। ध्यान से समझें, एडेनिन और थायमिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को किसने ब्रेक किया, हेलिकेजेस ने।
यहाँ सुपर कॉइलिंग हो रही थी, उसे किसने रिमूव किया? टोपोआइसोमरेज ने यूकैरियोट्स में, डीएनए गायरेज ने प्रोकैरियोट्स में। बट यहाँ पर ये जो एडेनिन और थाइमिन के बीच में फिर से बॉन्डिंग ना हो जाए, फिर से ये डबल स्ट्रैंडेड ना बन जाए, इसे रोकने का काम कौन करेगा? एसएसबीपी। कौन करेगा? एसएसबीपी। सर ये एसएसबीपी क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। जी हाँ, ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड व्हाट? डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। स्टूडेंट फिर से समझें, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन क्या है और ये क्या काम करेगी? ये दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट रखने का काम करेगी। सर इस बात को कैसे समझें? सपोज मान लीजिए अपनी ही क्लास में स्नेहा और उमा की अच्छी फ्रेंडशिप है, दोनों स्टूडेंट हैं। अब स्नेहा और उमा के बीच में जो फ्रेंडशिप है, इस फ्रेंडशिप को ब्रेक कराने का काम किसने किया? सौम्या ने। अब ये फ्रेंडशिप फिर से ना जुड़ जाए, इसलिए सौम्या को बीच में बैठना भी होगा, दोनों के बीच में फिर से बॉन्डिंग ना हो जाए इनके एब्सेंट होने पे, इसलिए इनको एज अ एसएसबीपी, एज अ सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन एक्ट करना पड़ेगा। तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया? एसएसबीपी क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है। ये क्या कर रहे हैं? ये दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में सेपरेट रखने का काम कर रहे हैं। क्लियर? अब दोनों स्ट्रैंड्स आपस में सेपरेट हैं। अब नए नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर ऐड किए जा सकते हैं। लेकिन क्या अभी ही डीएनए पॉलीमरेज मेन एंजाइम है? नो डाउट। क्या डीएनए पॉलीमरेज अभी से ही डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को प्रोसीड कर सकता है? जी नहीं। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि यहाँ पर इस प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा, इस प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन एक्ट कर पाए, इसके लिए इसे क्या चाहिए? प्राइमेज। क्या चाहिए? प्राइमेज, यानी कि प्राइमर चाहिए। क्या चाहिए? प्राइमर। तो स्टूडेंट्स प्राइमर लाने का काम कौन सा एंजाइम करता है? प्राइमेज। प्राइमेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर। प्राइमेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ किसकी सिंथेसिस स्टूडेंट? आरएनए प्राइमर, ऑफ आरएनए प्राइमर। ये स्टूडेंट आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस क्यों जरूरी है? टू रिकॉग्नाइज द डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज इस स्ट्रैंड को तब तक नहीं रिकॉग्नाइज कर सकता जब तक यहाँ पर आरएनए प्राइमर प्रेजेंट ना हो। बात समझ पा रहे हो? तो अब ध्यान से समझिए ये प्राइमेज क्या है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर नीट में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे नीट में पूछा जाता है कि डीएनए पॉलीमरेज कैसा एंजाइम है। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनए से डीएनए बनाता है। तो क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज डीएनए से डीएनए बनाता है, इसलिए डीएनए पॉलीमरेज को आप क्या बोलते हो? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अभी हम इस पे बात करेंगे। बट ये जो प्राइमेज है ये किस पे काम कर रहा है? डीएनए पर। किसकी हेल्प ले रहा है? डीएनए की। और बना क्या रहा है इस पर? आरएनए। तो प्राइमेज को हम क्या बोलते हैं? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। प्राइमेज कैसा एंजाइम है स्टूडेंट? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे इंपॉर्टेंट नोट करेंगे। प्राइमेज किस तरीके का एंजाइम है स्टूडेंट्स? प्राइमेज किस तरीके का एंजाइम है? इट इज़ आरएनए डीएनए डिपेंडेंट। जी हाँ, कैसा है ये? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। कैसा है स्टूडेंट्स? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। स्टूडेंट्स सिर्फ 10 मिनट्स के बाद अपन एनिमेशन वाले सेक्शन पे मूव करेंगे। थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक है, इट विल टेक सा टाइम। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, तो आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। आपने क्या सीखा कि ये जो प्राइमेज हैं ये किस तरीके के एंजाइम हैं। इनको हमने डीएनए डिपेंडेंट क्यों बोला? बिकॉज ये किसे रीड कर रहे हैं? डीएनए पॉलीमरेज को। और बना क्या रहे हैं इन पर? आरएनए। सो दे आर कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। कंसेप्ट आपके रॉक सॉलिड है। चले आगे तेजी से। तो आपने समझ लिया सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन ने इन्हें अलग रखा और आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस हुई। इस आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस के बाद यहाँ पर क्या बनने लगे? आरएनए प्राइमर। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट
इम्पॉर्टेंट एंजाइम हमारा कौन सा आएगा? डीएनए पॉलीमरेज। जी हाँ, कौन सा एंजाइम आएगा स्टूडेंट्स? डीएनए पॉलीमरेज। स्टूडेंट ध्यान से समझें, डीएनए पॉलीमरेज कैसा एंजाइम है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ खास बात है, उन्हें भी समझेंगे। स्टूडेंट यहीं पर आप ध्यान से समझ लीजिए एक पॉइंट, ये जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस हम क्या समझ रहे हैं कि रेप्लिकेशन कैसे हुआ, डीएनए से डीएनए कैसा बना। तो डीएनए से डीएनए बनने का जो तरीका है, इस हाफ पोर्शन को, ये जो रेप्लिकेशन बबल बन रही थी उसे समझने के लिए हम इस हाफ पोर्शन को ही ले लें। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए इसी डीएनए को मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ पर ये जो हेलिकल फॉर्म में था, इसे मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। समझ रहे हैं आप लोग? क्लियर? ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड इट इज़ 3 प्राइम। जैसे कि ये 5 प्राइम है और ये आपका क्या है? 3 प्राइम, और ये क्या है? 3 प्राइम, और ये क्या है? 5 प्राइम। स्टूडेंट हमारा मोटिव है इस कंसेप्ट को समझने का कि लीडिंग स्ट्रैंड क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड क्या है। ये स्टूडेंट किसका स्ट्रक्चर बन चुका है इस समय? हमने इसी को मॉडिफाई करके इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया। क्लियर? क्या समझने के लिए? डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। ये सर रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है? स्टूडेंट्स विद इन द डीएनए जहाँ पर रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो रही है उसे अपन क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क। विद इन द डीएनए जहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन की एक्चुअल प्रोसेस हो रही है उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क। यही रेप्लिकेशन फॉर्क आपके एनसीईआरटी में ये जो हॉरिजॉन्टल ड्रा किया है मैंने, वो वर्टिकल ड्रा हुआ है। तो आप अपनी बोर्ड की कॉपी में जैसा एनसीईआरटी में वर्टिकल ड्रा है आप उसी तरीके से ड्रा करेंगे। क्लियर? बट समझने के लिए इस तरीके से अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान से समझें आप, डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन मैकेनिज्म आप समझ पाएँ इससे पहले आपको डीएनए पॉलीमरेज को अच्छे से समझना होगा। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है, हु इज़ द डिस्कवरर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज? जी हाँ, डीएनए पॉलीमरेज को किसने डिस्कवर किया? एनीबडी फ्रॉम द क्लास? डीएनए पॉलीमरेज इज डिस्कवर्ड बाई, इट इज़ डिस्कवर्ड बाई कॉरेनबर्ग। इट इज़ डिस्कवर्ड बाई कॉरेनबर्ग। किसने डिस्कवर किया था इन्हें स्टूडेंट्स? डिस्कवर्ड बाई कॉर्नबर्ग। कॉर्नबर्ग ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने डिस्कवर किया था किसे? डीएनए पॉलीमरेज को। किसे डिस्कवर किया था? डीएनए पॉलीमरेज को। ये जो डीएनए पॉलीमरेज है इट इज़ अ होलो एंजाइम। कैसा एंजाइम है स्टूडेंट्स? ये होलो एंजाइम है। कैसा एंजाइम है ये? होलो एंजाइम है। इट इज़ मेड अप ऑफ 10 डिफरेंट सब यूनिट्स। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब यूनिट से मिल करके बना हुआ होता है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आपको ये याद रखना है, समझना है कि डीएनए पॉलीमरेज इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब यूनिट्स। अलग अलग सब यूनिट से मिल करके बना है, यानी कि अलग अलग पॉलीपेप्टाइड से मिल करके बना है। बात समझ में आ रही है? इसको डिस्कवर किसने किया? कॉर्नबर्ग ने। इसे अपन क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो समझ के रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ व्हाट? डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनए से डीएनए को बनाता है। सो दिस डीएनए पॉलीमरेज इज कॉल्ड व्हाट? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। सो इट इज दिस डीएनए पॉलीमरेज इज कॉल्ड, इट इज़ अ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। कैसा है स्टूडेंट्स ये? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। समझ जाएंगे आप लोग? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। स्टूडेंट मैं इसे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये डीएनए से ही डीएनए का फॉर्मेशन करता है। क्लियर? प्राइमेज को मैंने डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्यों बोला? क्योंकि वो डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह ट्रांसक्रिप्शन को करने वाला एंजाइम कौन सा है? आरएनए पॉलीमरेज। उसे भी हम क्या बोलेंगे? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। कंसेप्ट आपके रॉक सॉलिड है। आपने सीखा डीएनए पॉलीमरेज डीएनए से डीएनए बनाता है, सो इट इज़ कॉल्ड व्हाट? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसे डिस्कवर किसने किया? कॉर्नबर्ग ने। ये कैसा एंजाइम है? इट इज़ अ होलो एंजाइम। यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हैं? अब आपको इस डीएनए पॉलीमरेज की कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। क्या याद रखनी है? इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। वो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? इस डीएनए पॉलीमरेज के पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है। कैसी एक्टिविटी होती है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है। कैसी एक्टिविटी?
5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी। क्लियर? अब ध्यान से समझना, डीएनए पॉलीमरेज हैव 3 एक्टिविटी। डीएनए पॉलीमरेज हैव 3 एक्टिविटी। व्हाट आर दीज 3 एक्टिविटीज़? कौन सी ये 3 एक्टिविटीज़ हैं? पहली कौन सी है स्टूडेंट? फर्स्ट वन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी। सेकेंड वन इज व्हाट? न्यूक्लियस एक्टिविटी। एक्चुअली कौन सी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी। 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी। एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी। क्लियर? लास्ट वन इज एंड द थर्ड वन इज व्हाट? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी। 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ध्यान से समझ में आ रहा है आप लोगों को? स्टूडेंट ध्यान से समझना, ये हो सकता है आपको कॉम्प्लेक्स लगे। स्टूडेंट मैं बिल्कुल भी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको क्लिनो फ्रैगमेंट और इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं बता रहा हूँ। ये सारे पॉइंट्स आपके नीट पॉइंट से इंपॉर्टेंट हैं। कैसे? आपको याद रखना है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है ये कहाँ से कहाँ पर हमेशा पॉलीमर्स को ऐड करेगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। कहाँ से कहाँ पर? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यानी कि जो इसकी जो सिंथेसिस 3 प्राइम का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर आकर के स्टूडेंट्स कौन सा एंजाइम आएगा? प्राइमेज। और ये प्राइमेज आने के बाद यहाँ पर क्या ऐड कर दिया इसने? प्राइमर। क्या ऐड कर दिया? प्राइमर। अब इस प्राइमर को कौन रिकॉग्नाइज करेगा? आपका डीएनए पॉलीमरेज। बात समझ पा रहे हो? इस स्ट्रैंड पे प्राइमर ऐड किया किसने? प्राइमेज ने। इस प्राइमर को रिकॉग्नाइज कौन करेगा? पहचानेगा कौन? डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज इसे रिकॉग्नाइज करने के बाद इस डीएनए पॉलीमरेज को ये पता चल जाएगा कि यहीं से डीएनए की सिंथेसिस होनी है। तो जब यहाँ से डीएनए की सिंथेसिस होनी है तो ये 3 प्राइम है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 प्राइम। तो सिंथेसिस हमेशा कहाँ पर होगी? इसीलिए आपकी कॉपी में लिखा होता है कि यहाँ पर वो नाइट्रोजनस बेसिस को ऐड करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में। क्लियर? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसी तरीके से ये कंटिन्यूअसली यहाँ पर सिंथेसिस होती हुई चली आएगी। क्लियर? ये क्या है? हमारा नया न्यू डीएनए स्ट्रैंड है। ये नया फॉर्म होने वाला डीएनए, न्यू डीएनए। क्लियर? यहाँ पर इस स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड। तो आपको याद रखना है जो लीडिंग स्ट्रैंड है वहाँ पर सिंथेसिस कैसी हो रही है? कंटिन्यूअस हो रही है। क्यों कंटिन्यूअस हो रही है? क्योंकि यहाँ पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एज इट इज़ ये मूव आउट कर रहा है। अब याद रखना है आपको, सर ये तो समझ में आ गया पॉलीमरेज एक्टिविटी कि डीएनए की सिंथेसिस कहाँ होगी? 5 प्राइम टू द 3 प्राइम। अब ये जो 5 प्राइम से 3 प्राइम में, 5 प्राइम से 3 प्राइम में ये जो डीएनए की सिंथेसिस है, इसके बाद सर यहाँ पर इस एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का क्या रोल है? तो ध्यान से समझिए, ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, यहाँ पर ऐड क्या किया है हमने? प्राइमर। इस प्राइमर को रिमूव कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज। जी हाँ, डीएनए पॉलीमरेज 3 फंक्शन करता है बिकॉज इट हैव अ 3 एक्टिविटी। पहला क्या? पॉलीमराइजेशन यानी कि एडिशन ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस। सेकेंड वन इज व्हाट? रिमूवल ऑफ द प्राइमर यानी कि प्राइमर्स को रिमूव करने का काम जो कि प्राइमेज ने ऐड किया था। थर्ड क्या? प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी, इट इज कॉल्ड व्हाट? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये जो एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी है इसे आप कंफ्यूज ना हो इसलिए यहाँ पर अपन क्या लिख लेते हैं? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। क्या लिख लेते हैं इसे अपन? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। स्टूडेंट ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी क्या है? आपको पता है ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये काफ़ी फास्ट होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। ये फास्ट और एक्यूरेट क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा है, वहाँ पर एक नाइट्रोजनस बेस चेंज होता था जिसकी वजह से आरबीसी का शेप चेंज हो जाता था। तो अगर डीएनए रेप्लिकेशन में कोई भी एरर हुई तो उसकी वजह से म्यूटेशन हो सकती है और आपको पता है म्यूटेशंस आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर सर्वाइवल। सो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस कैसी होनी चाहिए? फास्ट होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए।
ये जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो कैसी होनी चाहिए स्टूडेंट्स? फास्ट होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए। तो स्टूडेंट फास्ट करने का काम कौन कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज। एक्यूरेट हो यानी कि यहाँ पर कोई भी नए बेस पेयर गलत ना हो जाएं, सारे के सारे ए के प्लेस पे टी ही ऐड हो, ए के साथ टी को ही ऐड किया जाए, ऐसा गलती से भी ना हो कि वहाँ पर थायमिन की जगह साइटोसिन आ जाए। इस काम को चेक कौन करता है फर्दर? डीएनए पॉलीमरेज। किस एक्टिविटी से? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी से। बात समझ में आ गई? तो स्टूडेंट्स आपने समझा कि यहाँ पर लीडिंग स्ट्रैंड में तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंथेसिस इस तरीके से आगे होती जाएगी। बट स्टूडेंट लैगिंग स्ट्रैंड में आप इमेजिन करें कि जो, ध्यान से समझिएगा मेरी बात आप, सिंथेसिस हमेशा कहाँ पर हो रही है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्लियर? पॉलीमराइजेशन को ही अपन क्या बोलते हैं? सिंथेसिस। इसे मैं और अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पर कंसेप्ट लिख दे रहा हूँ। सिंथेसिस, डीएनए की सिंथेसिस हमेशा किस डायरेक्शन में होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्लियर? आपको याद रखना है रीडिंग ऑफ टेम्पलेट, रीडिंग ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड हमेशा किस डायरेक्शन में होगा स्टूडेंट्स? किस डायरेक्शन में होगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ध्यान से समझिएगा मेरी बात, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड किस डायरेक्शन में किया जा रहा है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। लेकिन सिंथेसिस कहाँ पर हो रही है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ध्यान से समझें, रीडिंग यानी कि इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करने का काम, पढ़ने का काम, समझने का काम कहाँ से हो रहा है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जबकि सिंथेसिस कैसे हो रही है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सर इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं हम अच्छे से। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ, क्या लिख दूँ? एनी सेंटेंस यू कैन राइट हियर, व्हाट? मोहन इज ईटिंग। मोहन इज ईटिंग। मोहन इज ईटिंग, आपने इसे किस डायरेक्शन में पढ़ा? फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। कहाँ से पढ़ा? लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ा, है ना? क्यों पढ़ा आपने? राइट से लेफ्ट में क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि हमें ऐसा सिखाया ही नहीं गया है। अब उर्दू होती तो हम राइट से लेफ्ट में पढ़ते। क्लियर? तो लेफ्ट टू राइट हम पढ़ते हैं, ये हमें बेसिकली सिखाया गया है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। क्लियर? सिमिलरली ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड को 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड करता है और सिंथेसिस, सॉरी, ये डीएनए पॉलीमरेज हमेशा सिंथेसिस किस डायरेक्शन में करता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और टेम्पलेट को रीड किस डायरेक्शन में करता है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। बात समझ में आ गई? ये दोनों बातें अगर एक साथ यहाँ पर अप्लाई कर ले तो कुछ गड़बड़ होती है। वो गड़बड़ क्या है? वही गड़बड़ है जो आपको समझ में नहीं आती कि यहाँ पर क्यों ओकाजाकी फ्रैगमेंट का फॉर्मेशन हुआ। तो ध्यान से समझना, आपको याद क्या रखना है, जो आप रटते हो उस बात को समझने की कोशिश करो। ये क्या है? हमारा लैगिंग स्ट्रैंड। ये हमारा क्या है? लैगिंग स्ट्रैंड है। इस लैगिंग स्ट्रैंड में आपको पता है कि यहाँ पर ओकाजाकी फ्रैगमेंट का फॉर्मेशन होता है। जी हाँ, किसका फॉर्मेशन होता है? ओकाजाकी फ्रैगमेंट का। क्लियर? इस तरीके से ओकाजाकी फ्रैगमेंट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स? ओकाजाकी फ्रैगमेंट का। सर हमारे यहाँ से बातें समझ में नहीं आ रही हैं कि ये क्या हो रहा है, तो ध्यान से समझना। यहाँ पर लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड में आपके बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड। तो आप वहाँ पर बताते हो कि लीडिंग स्ट्रैंड में जो डीएनए की सिंथेसिस है वो कैसी हो रही है? कंटिन्यूअस हो रही है। क्लियर? डिफरेंस भी नोट करते चलना मेरे साथ साथ। लीडिंग स्ट्रैंड में जो डीएनए की सिंथेसिस है वो कैसी है? कंटिन्यूअस है। जबकि लैगिंग स्ट्रैंड में डीएनए की सिंथेसिस कैसी है? डिसकंटिन्यूअस है। कैसी है? डिसकंटिन्यूअस है। सर यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस क्यों है? यहाँ पर स्टूडेंट डिसकंटिन्यूअस इसलिए है क्योंकि आपको पता है डीएनए की सिंथेसिस हमेशा कहाँ पर होती है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। 5 प्राइम टू 3 प्राइम। 5 प्राइम टू 3 प्राइम कहने का मतलब ये क्या है? 5 प्राइम, तो ये क्या हो जाएगा? 3 प्राइम। अगर ये 3 प्राइम है और ये क्या है हमारा? 5 प्राइम। और डीएनए की सिंथेसिस आपको पता है हमेशा कैसी होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब इस डायरेक्शन में क्या डीएनए की सिंथेसिस हो सकती थी? ध्यान से समझें, क्या डीएनए की सिंथेसिस इस डायरेक्शन में हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आपने देखा कि आप भी रीडिंग का पैटर्न बदल नहीं सकते, क्योंकि वो आपकी कैपेबिलिटीज नहीं है। सिमिलरली एंजाइम भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम कभी भी सिंथेसिस नहीं कर सकता, वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड को रीड करता है। तो सिंथेसिस हमेशा कैसी होगी?
5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्लियर? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए की सिंथेसिस हुई, तो क्या आगे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से हो रही होगी? किसकी हेल्प से सिंथेसिस हो रही होगी? डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज है यहाँ पर, ये डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर एंड पे पहुँच जाएगा, तब तक यहाँ पर पीछे का स्ट्रैंड हेलिकेजेस ने और खोल दिया होगा। तो ये डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से फिर से वापस आएगा, फिर से वापस आकर के फिर एक बार सिंथेसिस करेगा, तो इन दोनों स्ट्रैंड के बीच में कुछ गैप बना रहेगा। दैट्स वाई यहाँ पर जो सिंथेसिस है वो कैसी होती है? डिसकंटिन्यूअस होती है। एनीबडी हैव एनी डाउट कि फिर से बताऊँ इस पॉइंट को? क्लियर है? अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड कर लेना। तो यहाँ पर आपने समझा कि जो लैगिंग स्ट्रैंड है वहाँ पर सिंथेसिस कैसी हो रही है? डिसकंटिन्यूअस हो रही है। अब सर इस तरीके से इसे ओकाजाकी क्यों बोला? क्योंकि ओकाजाकी नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया कि जो लैगिंग स्ट्रैंड है वहाँ पर सिंथेसिस शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस की होती है। सो इट इज़ कॉल्ड एज द ओकाजाकी फ्रैगमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का नाम था ओकाजाकी। इज इट क्लियर? अब सर हमारे समझ में नहीं आ रहा कि ये जो गैप है, ये गैप तो बना रह जाएगा, तो इस गैप को फिल कौन करेगा? जी हाँ, एंजाइम लाइगेज। कौन सा एंजाइम स्टूडेंट? लाइगेज। डीएनए लाइगेज। ये डीएनए लाइगेज क्या है? इसे मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर ग्लू। नोट डाउन करें, लाइगेज को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मॉलिक्यूलर ग्लू। ग्लू समझते हैं आप लोग? जैसे आपके पेजेस फट जाएं तो आप गोंद से चिपका लेते हैं, तो डीएनए के स्ट्रैंड में जो गैप क्रिएट हो गया है उस गैप को फिल करने का काम कौन करेगा? डीएनए लाइगेज। जी हाँ, पूरा नाम लिख लें, डीएनए लाइगेज। क्लियर? डीएनए लाइगेज क्या है? मॉलिक्यूलर ग्लू की तरीके से काम करते हैं। दे फिल द गैप इन द बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसेस। आप क्या लिखेंगे? डीएनए लाइगेज क्या है? मॉलिक्यूलर ग्लू है। इनका फंक्शन क्या है? दे फिल द गैप बिटवीन टू ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। दे फिल द गैप बिटवीन टू ओकाजाकी फ्रैगमेंट। नोट डाउन कर लिया आपने? कैसे? बाई फॉर्मिंग फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। किस बॉन्ड का फॉर्मेशन करके? बाई फॉर्मिंग द फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड बनाएंगे ये? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएंगे। आई होप आपके सारे के सारे कंसेप्ट रेप्लिकेशन के रॉक सॉलिड हो चुके हैं। वीडियो को कंपाइल करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसी पूरे फेनोमेनन को बेहतर तरीके से एनिमेशन के फॉर्म में समझेंगे। क्लियर? एनिमेटेड वीडियो के थ्रू। तो आप अपनी कॉपी में कैसे नोट डाउन करोगे सारी प्रोसेस को पूरे, उसे मैं कंपाइल कर देता हूँ। रेप्लिकेशन की डिफिनीशन लिखेंगे। रेप्लिकेशन की डिफिनीशन लिखने के बाद आप लोकेशन लिखेंगे कि प्रोकैरियोट्स में कहाँ पर हो रहा है, यूकैरियोट्स में कहाँ पर हो रहा है। फिर एनसीईआरटी में जो डायग्राम बनाया हुआ है रेप्लिकेशन फॉर्क का, वो डायग्राम बनाएंगे एज इट इज़ जैसा कि एनसीईआरटी में बना है। फिर इसके बाद आप मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन लिखेंगे। मैकेनिज्म में ये सारे के सारे एंजाइम्स के नाम लिखेंगे विद फंक्शन। क्लियर? तो सारी चीज़ें मैंने यहीं पे बता दी हैं, तो आपको इस वीडियो के थ्रू ही सारी नोट्स भी मिल गई हैं। तो आई होप यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आपके पास रिगार्डिंग द डीएनए रेप्लिकेशन नहीं है। गुड लक स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपन नेक्स्ट डे। थैंक्स ऑल।